नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं करंट अफेयर्स और ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स है, यानी आज देखें तो 11 मार्च है और 1 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स घटनाओं को इसमें देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है 8 मार्च 2024 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में देखते हैं। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024, 8 मार्च को जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें देखें वुमेन्स डे 2024 महिला दिवस का बैगनी, हरे और सफेद रंगों से क्या है कनेक्शन और किसने तय किया, इसके बारे में देखते हैं। तो 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत आज से लगभग 115 साल पहले यानी 1908 में, यह ध्यान देना 1908 में इसकी शुरुआत की गई। इससे पहले अमेरिका में हुई थी। दुनिया में इस खास दिवस को मनाने कुछ खास रंगों का अपना अलग ही महत्व, इन रंगों में बैगनी, हरा और सफेद रंग शामिल हैं। को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत आज से लगभग 115 साल पहले अमेरिका में हुई थी, जब 1908 में अमेरिका में महिलाओं ने अपने हक के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था। महिलाओं के इस आंदोलन वाले दिन को संयुक्त राष्ट्र ने सालों बाद एक वार्षिक आयोजन के रूप में मान्यता दी। साल 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क के शहर में 15,000 से अधिक महिलाओं ने अपने काम के घंटों को कम करने के लिए आंदोलन किया था। दुनिया में इस खास दिवस को मनाने कुछ खास रंगों का महत्व है, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो उसको देखते हैं। इसमें देखें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों रंगों जैसे बैगनी, हरा और सफेद को साल 1908 में ब्रिटेन की WSPU यानी वीमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन द्वारा तय किया गया, जो इस दिवस के आयोजन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ ही रंगों का अपना अपना एक अलग ही महत्व है, यानी अपना अलग ही महत्व है। ये सभी रंग किसी न किसी संदेश के प्रतीक हैं, जिसके बारे में आप नीचे पढ़ सकते हैं। बैगनी रंग न्याय और गरिमा का प्रतीक है, हरा रंग आशा और उम्मीद का प्रतीक है, सफेद रंग शुद्धता और शांति का प्रतीक है। अब यहाँ महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च 2024 को मनाई गई, उसकी थीम क्या है, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम। साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अभियान इंस्पायर इंक्लूजन पर आधारित है और इस साल थीम महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाना है, यानी महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाना है। यह महिला दिवस जो 2024 की थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोसेस, जो कि एक समावेशी समाज बनाने और महिला सशक्तिकरण में निवेश के महत्व पर जोर देता है। महिला दिवस विशेष पर कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं के बारे में देखते हैं जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी अपूर्व उपलब्धि से छाप छोड़ी। तो इसमें देखिए पहला जो है बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर जो बनी है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन है, इनको देख लेते हैं। तो यह है महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं। उसी की एक मिसाल सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में भी देखने को मिली। बीएसएफ की सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्पाइनर बन गई है। दिलचस्प बात यह है कि स्पाइनर कोर्स करने वाले 56 पुरुष समकक्षों में से सुमन एकमात्र महिला थी। आगे इसमें देखते हैं तो रक्षा के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं के बारे में देखते हैं। तो पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किए गए एक डेटा के अनुसार तीनों सेनाओं में कुल 11,414 महिला कर्मी सेवारत हैं, जिसमें से भारतीय सेना में सबसे अधिक 7,054 महिलाएं अधिकारी, चिकित्सा, दंत चिकित्सक और नर्सिंग जैसी सेवाएं में लगी हुई हैं। 5 महिलाएं जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया, इसमें देखें तो शालिजा धामी है। साल 2023 में ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी ने फ्रंटलाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनकर इतिहास रचा था। उन्हें पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। दूसरा देखें तो अवनी चतुर्वेदी हैं। अवनी चतुर्वेदी को देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव हासिल है। वो पिछले साल जनवरी में हवाई युद्ध की ट्रेनिंग में भाग लेने वाली सफल पहली महिला बनी थी। प्रेरणा देवस्थली कमांडर प्रेरणा देवस्थली के बारे में देखते हैं। कमांडर प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना की युद्धपोत, विशेष रूप से भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े की कमान संभालने वाली भारतीय नौसेना में पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रचा था। दीपिका मिश्रा के बारे में देखते हैं। तो यह है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, भारतीय वायुसेना वीरता पुरस्कार सम्मानित होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। इसके बाद 5वां शिवा चौहान जी हैं। फायर एंड क्यूरी कॉप्स अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। मोदी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की अपनी एक दिवसीय यात्रा के तहत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेला सुरंग, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। कौन किया? प्रधानमंत्री मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन किया, जो दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन टनल है। सेला सुरंग का निर्माण सामरिक नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें देखिए यह सुरंग चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास तेजपुर को तवांग से जोड़ती है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। हाल के कुछ वर्षों में भारत पड़ोसी देशों से लगी सीमाओं के पास तेजी निर्माण कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान पूर्वोत्तर में 55,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया। पीएम ने ईटानगर में एक कार्यक्रम में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में फैली परियोजनाओं का भी अनावरण किया। क्यों थी जरूरी, इसमें देखें तो सेना टनल के निर्माण से तेजपुर से तवांग तक की यात्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तेजपुर से तवांग तक की यात्रा काफी कम समय में तय की जा सकेगी। साथ ही दोनों क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। सर्दियों और भारी बर्फबारी के कारण बंद रहने वाला सेला पास अब हर मौसम यात्रा के लिए खुला रहेगा। इसका निर्माण भारत के लिए
इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यहाँ से चीन से लगी सीमा तक सैन्य और नागरिक दोनों वाहनों के लिए लॉजिस्टिक्स भेजने में आसानी होगी। साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के इलाकों में हथियारों और सैनिकों की तेजी से तैनाती की जा सकेगी। इसके बाद देखें, सेला सुरंग 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग है। इंपॉर्टेंट है, सेला सुरंग जो है 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग है, जिसमें एक बाई लेन ट्यूब यातायात के लिए और दूसरी यातायात आपातकालीन, दूसरी जो है आपातकालीन सेवाओं के लिए। इन सुरंगों के बीच 1200 मीटर का लिंक रोड भी तैयार किया गया है। सेला सुरंग परियोजना के निर्माण में 90 लाख से अधिक मानव घंटे की आवश्यकता थी, जिसमें पिछले 5 वर्षों में प्रतिदिन औसतन 650 श्रमिक योगदान दे रहे थे। निर्माण के लिए लगभग 71,000 मीट्रिक टन सीमेंट, 5,000 मीट्रिक टन स्टील और 800 मीट्रिक टन विस्फोटक की आवश्यकता हुई थी। टनल अप्रोच रोड और लिंक रोड सहित प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। दोनों टनल सेला के पश्चिम में 2 पिक से होकर आ रही हैं। 12 किलोमीटर इस टनल की लंबाई को देखें तो सेला टनल क्यों थी जरूरी, इसको देख चुके हैं। निर्माण दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग सेला सुरंग का निर्माण 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 सुरंगें और 8 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट पर 825 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसके पूरा होने में देरी हुई। दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन टनल की खासियत देखें तो सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका निर्माण कौन किया, सीमा सड़क संगठन ने किया है। इस प्रोजेक्ट में 2 सुरंगें और एक लिंक रोड है। यह सुरंग 1980 मीटर लंबी सिंगल ट्यूब सुरंग है, जबकि दूसरा 21,555 मीटर लंबी द्वि ट्यूब सुरंग है। इसके निर्माण का उद्देश्य बालीपारा, यानी देखें इसका उद्देश्य क्या है, तो बालीपारा, चारिद्वार, तवांग रोड पर बर्फबारी और भूस्खलन को कंट्रोल करना है, साथ ही हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में देखते हैं तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल के बारे में देखते हैं। तो यह कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बनी यह अंडर वाटर मेट्रो टनल ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा, जो कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट के कई फेजों में से एक है। इसके संचालन से कोलकाता में लोगों का सफर और आसान और सुविधाजनक हो जाएगा और लोग कम समय में अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। 6 मार्च को कोलकाता में इसे देश को समर्पित किया। आपकी जानकारी के लिए, यानी इसमें जानकारी के लिए देखें तो इसमें क्या जानकारी दी जा रही है, बता दें कि कोलकाता, यानी इसमें जो जानकारी है कि कोलकाता मेट्रो देश का सबसे पुराना मेट्रो रेल सिस्टम है, जिसका इतिहास लगभग 40 वर्ष पुराना है। यह निर्माण कार्य प्रधानमंत्री मोदी की 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को और मजबूती प्रदान करना है। खबर को इसमें कवर करते हैं तो यह है भारत के युवा क्रिकेटर शुभम गिल को क्रिकेट के मैदान से हटकर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। दरअसल पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने गिल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य आइकॉन के रूप में नामित किया है। यानी ये पूछा सकता है कि शुभम गिल को किस राज्य ने राज्य आइकॉन के रूप में नामित किया है, तो ये पंजाब राज्य है। आगामी लोकसभा, यानी जो 19वीं लोकसभा है के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए राज्य चुनाव इकाई ने राज्य में वोटरों को लुभाने और उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। गौरतलब है कि पंजाब में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 13 सीटों के लिए, यानी पंजाब में लोकसभा कितनी सीटें हैं, 13 सीटों के लिए 65.96% मतदान हुआ था। इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया गया। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने की संभावना है और बढ़ावा का मतलब उसका टारगेट है, यानी पंजाब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका ये टारगेट है 70% से ज़्यादा जो है वोटिंग का, इसलिए शुभम गिल को जो राज्य आइकॉन के रूप में बनाया गया है। अब ये महत्वपूर्ण खबर को इसमें देखते हैं तो दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट धारक देश देख लेते हैं। तो इसमें जो है पहले स्थान पर कुल मिलाकर के 6 देश काबिज हैं। तो पहले स्थान पर है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। ये 6 देश हैं पहले स्थान पर और इनकी नागरिक जो है 194 देशों की यानी वीजा मुक्त ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरे स्थान देखें तो वो फिनलैंड, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन है। कुल मिलाकर 5 देश दूसरे स्थान पर है और इनकी जो वीजा मुक्त ट्रेवल देशों की संख्या 193 है। तीसरे स्थान पर देश, चौथे पर, 5वें पर, 6वें पर, 7वें पर, 8वें, 9वें, 10वें पर आइसलैंड को इस प्रकार से देखा जा सकता है। क्रमशः 10 देश टॉप 10 में हैं और इनके जो नागरिक हैं इतने देशों के फ्री वीजा यात्रा कर सकते हैं। IATA के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, जिससे पता चलता है कितने देश किस देश के वीजा धारक को वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करते हैं। तो इसमें देखें टॉप रैंकिंग वाले देश दुनिया भर के 227 गंतव्यों में से 154 स्थानों पर बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। यानी 227 जो गंतव्य हैं उसमें से 194 स्थान बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर के नागरिक दुनिया में सर्वाधिक जगह
बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट की क्या ताकत है इसमें देखते हैं। तो भारत पिछली रैंकिंग की तुलना में एक स्थान नीचे फिसल कर 50वें स्थान पर आ गया। यानी 2023 में किसमें रैंकिंग पर था, तो 2023 नहीं कर सकते बल्कि 2022 में जो रैंकिंग, 2023 की रैंकिंग दी गई है। तो इसमें देखें 2022 में था जो भारत था वो 84वें स्थान पर था। 2023 में एक स्थान खिसक करके जो है वह 50वें स्थान पर आ गया है भारत। लेकिन इस बार भारत में वीजा मुक्त गंतव्यों की संख्या में इजाफा हुआ है। पहले भारतीय पासपोर्ट धारक 60 देशों की यात्रा बिना वीजा कर सकते थे, लेकिन अब ये संख्या 62 हुई। यानी देशों की संख्या 62 देशों में जो भारतीय नागरिक हैं वो बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। पहले जो 2022 का जो था उस हिसाब से 60 देशों में यात्रा कर सकते थे। तो 22 में 84वें स्थान पर था, 2023 में 50वें स्थान पर, लेकिन देशों की संख्या 2 बढ़ गई है। यानी इसमें रैंकिंग में तो एक स्थान गिरावट की गई, लेकिन देशों की संख्या जो 2 बढ़ी है। पिछले साल देखें तो श्रीलंका, थाईलैंड और केन्या जैसे देशों ने भारत को अपनी वीजा मुक्त लिस्ट में जोड़ा था। इस साल की बात करें तो ईरान ने भी भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त नीति को मंजूरी दे दी है 2024 के हिसाब से देखें तो। कर लेते हैं तो क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना, इसके बारे में देखते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा देखें तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो मंत्रालय पूछा जा सकता है कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय शुरू किया गया है। एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ऋण, कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा को शुरू में वित्तीय वर्ष 2027-28 तक 5 अवधि के लिए लागू किया गया है। इसकी अवधि बताई गई है कि 27-28 तक की अवधि के लिए लागू किया गया है, 5 वर्ष की अवधि तक के लिए। यानी जो देखा जाए 2022 से 2023 से 5 वर्ष की अवधि देखी जाए 2027-28 तक की लागू किया। योजना का क्या है लाभ, इसको देखते हैं। इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को निम्न प्रकार की मदद की जाएगी। कौशल प्रशिक्षण में 500 रुपये प्रतिदिन के स्टापेड वजीफे के साथ 5-7 दिनों तक बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक तक विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। किसको मिलेगा लाभ देखते हैं। तो इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के 18 व्यवसायों को शामिल किया गया जो इस प्रकार से है, यानी बड़े नाव निर्माता इत्यादि इसमें देखा जा सकता है, इनको मिलेगा। योजना के पात्र क्या बताए गए हैं, तो ये पात्र इसमें देखा जाए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी और ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट, आधार, आवेदक इत्यादि सब जानकारियाँ इसमें है। तुलसीदास जी के बारे में जो कि आरओ एग्जाम 2023 जो 11 फरवरी 2024 का आयोजित किया गया था, जो कि पेपर आउट होने के कारण रद्द कर दिया गया और जिसकी जो पुनर्परीक्षा हुआ जनवरी क्लास 2 में होने की संभावना बताई जा रही है। तो इसमें देखें उसमें एक प्रश्न पूछा गया था रामचरितमानस के जो रचनाकार हैं, रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास के जन्मस्थल के बारे में, और उसमें उनके व्यक्तिगत जानकारी भी मांगी गई थी। जिसमें देखते हैं क्या है, 16वीं शताब्दी में लिखी थी रामचरितमानस। इसमें देखें गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस का अवधी भाषा में, किस भाषा में लिखा था, अवधी भाषा में लिखा था। इस रामायण को हम तुलसी रामायण के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखें तुलसीदास का परिचय देखें तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1511 में चित्रकूट में हुआ था। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछा था कि इनका जो जन्म था बादा में हुआ था। तो बादा जो है ये चित्रकूट से, यानी बादा उस दौरान बादा जो है से ही चित्रकूट का निर्माण वर्तमान में किया गया है, जो कि हिंदी साहित्य का के महान भक्त कवि थे। 1589 विक्रमी में तुलसीदास का विवाह बदरिया के विदुषी रत्नावली से हुआ था। ये भी पूछा था उनकी पत्नी का नाम क्या था। जिसके बाद उन्हें तारक नामक एक पुत्र भी हुआ था। इंपॉर्टेंट जो है, तारक नामक एक पुत्र भी हुआ था, हालांकि वो अधिक समय तक जीवित नहीं रहा था। तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखने के साथ साथ ब्रज भाषा में विनय पत्रिका, इंपॉर्टेंट जाता है, ब्रज भाषा में विनय पत्रिका को भी लिखा था। उन्होंने अपना अंतिम समय वाराणसी में 80 घाट बिताया और 1623 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। कि अब सवाल है उत्तर प्रदेश कौन सा जिला गोस्वामी तुलसीदास जन्मस्थली। तो आपको बता दें कि प्रदेश के चित्रकूट जिले का राजापुर गांव तुलसीदास की जन्मस्थली। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस स्थल को विकसित करने की घोषणा की गई, जिसमें आने वाले समय में लोग यहाँ पहुंचकर अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। मानस में कोई इन्होंने अवधी भाषा में लिखा, और अभी हमने देखा कि जो है ब्रज भाषा में किसको लिखा था, ये अवधी भाषा है, और जो है ब्रज भाषा में इनको जो लिखा गया था वह आपका था विनय पत्रिका को इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा था। ये रहा विनय पत्रिका जिसको इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा। आगे देखते हैं तो इसमें यह है कि पीएम ने, प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में 5 नए एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, कई अन्य परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार यानी जो है 9 मार्च 2024 को प्रदेश के आजमगढ़ राज्य से राज्य में 34,700 करोड़ की 782 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट और अलीगढ़ के लिए नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पर, किन जिलों में, तो वह आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट और अलीगढ़, ये 5 जो जिले हैं वहाँ पर उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 19,000 करोड़ रुपए की कई सड़क परियोजनाओं और 8,200 करोड़ की नई कई रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन शिलान्यास किया। इसमें जानकारी के रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वह आपका लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा जिला देखें तो हापुड़ है। तो इसमें देखते हैं, और इसमें देखें तो भारत के सबसे बड़े जिले की बात करें तो यह गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि कच्छ तौर पर जाना जाता है। यह जिला उत्तर पूर्वी
से पाकिस्तान और उत्तर पूर्वी दिशा में राजस्थान राज्य से घिरा हुआ है। कितना बड़ा है देख लेते हैं, कितना बड़ा है जिला। गुजरात के इस जिले का क्षेत्रफल 45,654 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इस राज्य में 23.27% हिस्से को कवर कर लेता है। कच्छ का 51% हिस्सा खारे नमक के रेगिस्तान से भरा हुआ, जो कि यहाँ से आने वाले पर्यटकों के आकर्षण केंद्र। वहीं इस जिले में 34.73% हिस्से पर प्रमुख रूप से रेती पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला को देखते हैं। तो पुदुचेरी का यह जिला केरल राज्य में से घिरा हुआ और इसके एक और अरब सागर, यहाँ रहने वाले लोग मलयालम और फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। वहीं जिला भारत के विपरीत तट पर स्थित है, यानी जो माहे जिला है, यानी माहे जिला की हम बात करें जो पौंडीचेरी में भारत का सबसे छोटा जिला है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का माहे जिला क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का सबसे छोटा जिला है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और देखें तो साल 2011 में जनगणना के हिसाब से जिले कुल आबादी 41,934 है। पुरुषों की संख्या देखिए 19,269, महिलाओं की संख्या 22,625 है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। हालांकि इसके बाद साल 2011-21 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से जनगणना को समय नहीं कराया जा सका। आपको बता दें कि साल 2019 के बाद से भारत यानी इस पर जानकारी ली जा चुकी है। तो ये देखें भारत का सबसे छोटा जिला देखें तो भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, इसको हमने देख लिया। और यहाँ पर जानकारी को मिलता है भारत में यदि कुल राज्यों की बात करें तो वे 28 राज्य, यानी भारत में वर्तमान देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग जिले हैं। इन जिलों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर सरकार को प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है। भारत में यदि कुल जिलों की बात करें तो कुल जिले यानी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में कुल जिलों की बात करें तो 797 जिले, जिसमें से 752 जिले राज्यों में हैं और 45 जिले केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। हालांकि यानी सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला हमने देख लिया कि भारत में सबसे छोटा जिला जो है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का माहे जिला है, और सबसे बड़ा जिला जो है गुजरात में कच्छ और सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद यदि हम देखें राज्यों के रूप में देखें, यानी भारत में 28 राज्य हमने देखा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। और सबसे छोटा देखें क्षेत्रफल दृष्टि से तो गोवा है। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा जो है अंडमान निकोबार द्वीप है, और सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप है। जबकि जनसंख्या दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा जिला जो है उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा जिला देखें तो वह सिक्किम है। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जिला दिल्ली है, और सबसे छोटा जिला जो है वह लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है देखें तो वह जनसंख्या में भी छोटा, क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में। लेकिन सबसे छोटा देखें तो एरिया में सबसे छोटा गोवा हो जाएगा, और जनसंख्या में सबसे छोटा जो हो जाएगा वो सिक्किम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानकारी रूप से। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 75 जिले हैं। 75 जिलों में सबसे बड़ा जिला को देखें तो लखीमपुर खीरी है, दूसरा सबसे बड़ा जिला देखें तो सोनभद्र है, और ये क्षेत्रफल दृष्टिकोण देख लें, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला देखें तो हापुड़ है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला देखें तो इलाहाबाद है, और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला देखें तो महोबा है। अब अगला महत्वपूर्ण इसमें देखते हैं तो यह है कि नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो कई नदियाँ जो है यानी मध्य प्रदेश राज्य से कई नदियों का उद्गम होता है, जो कि वह दक्षिणी भारत, यानी इसमें देखें तो ये आपका जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, और कुछ नदियां जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होने के कारण जो होता है मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्यों कहा जाता है नदियों का मायका। अब सवाल है कि आखिरकार मध्य प्रदेश को ही नदियों का मायका क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छोटी बड़ी कई नदियों का प्रवाह होता है, वहीं यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत की कई प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, वही वजह से इस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम देखें तो मध्य प्रदेश में ही है, और इसका उद्गम क्या है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। इसके बाद जो है, और यहाँ से निकलने के बाद यह नदी महाराष्ट्र और गुजरात में भी अपना सफर तय करते, इसके बाद यह अंत में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बेतवा नदी का उद्गम भी है। बेतवा नदी देखें तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन से होता है। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन से होता है। यहाँ से निकलने के बाद यह नदी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना मिल जाती है, और यह नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। चंबल का भी उद्गम है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल रेंज में जना पाव से होता है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अपना सफर तय करती है। चंबल नदी इटावा के पास यमुना मिल जाती है। इन नदियों के अलावा ताप्ती और माही नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती हैं। इसमें देखें तो यूपी स्पेशल है, यानी यूपी में सबसे अधिक निवेश वाला मंडल बना मिर्जापुर मंडल, यानी जो 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से जो मिर्जापुर मंडल है ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक निवेश वाला राज्य बना है। शीर्ष 5 की सूची की गई जा रही है। इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार प्रदेश के 18 मंडलों में सबसे अधिक निवेश वाला मंडल मिर्जापुर मंडल बन गया है, जिसके 3 जिलों में 86,000 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। इसके बाद मेरठ, झांसी, लखनऊ और मुरादाबाद मंडल का स्थान है। उपायुक्त उद्योग अशोक कुमार ने कहा कई नामी गिरामी कंपनियां मिर्जापुर मंडल में उद्योग स्थापित करने के लिए बेताब हैं। एफटीए के बीच हुए समझौते से भारतीय बाजार में क्या क्या हो सकता है सस्ता। भारत और ईएफटीए के देशों के बीच हुए समझौते के तहत भारत कुछ आयातित उत्पादों पर चरणबद्ध तरीके से सीमा शुल्क हटा देगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार इसमें घड़ियां, चॉकलेट और बिस्किट जैसे उच्च गुणवत्ता वाले कुछ स्विस उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। जैतून, एवोकाडो, कॉफी कैप्सूल और वाइन जैसे अन्य आयातित उत्पाद भी सस्ते हो सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो कूनू नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, कूनू नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामनी ने 5 शावकों को दिया जन्म। यहाँ देखा जा सकता है इसमें है।
दक्षिण अफ्रीका से कुल्लू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाई गई गामनी नामक मादा चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को एक्स यानी पूर्व ट्विटर पर लिखा, अब भारत में जन्मे शावकों की संख्या 13 हो गई है। यह भारतीय धरती पर चीते का चौथा और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते का पहला वंश है।